बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान के धरने की जो डेडलाइन दी थी 6 दिन की, वो ख़त्म हो गई है और इत्तलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि शायद जून के आखिर में ये बुत काल देगा और इस काल का अंजाम क्या होगा वो भी हमें पता है कि इससे किसी की तरफ से हमायत या पुश्तैबानी हासिल नहीं रही और हुकूमत जो है वो इस धरने की इजाज़त नहीं देगी और इस बार उसे सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मर्जी का रिलीफ नहीं मिल सकेगा, इसलिए कि इसने धरने में खुद इतराफ़ कर लिया कि इसके पास हथियार मौजूद थे, इसके कारकुनों के पास। अगरचे अगले ही दिन इसने ये तरदीद कर दी कि मैंने तो वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ के हथियारों की बात की थी, हालांकि इसके अल्फाज और उनके रिकॉर्ड है। इस मुल्क में अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था और उधर मुझे 100% मुझे शोर तक गोली चलनी और गोली चलनी है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे, जो हमारी तरफ से कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। और होना क्या था, सारी दुनिया ने सुने कि इसने कहा कि अगर मैं वहां पहुंच जाता डी चौक में तो वहां मौजूद कारकुनों में जोश और जज्बा बढ़ जाता मुझे देखकर, और मुझे पता था कि उनके पास असला भी है और इस तरह गोली और जवाबी गोली का मामला हो सकता है। इस तरह के अल्फाज उसने कहे थे और सबके सामने। लेकिन ये झूठ बोलने में इसका कोई सानी नहीं है, इसकी वाहद बहादुरी और दिलेरी झूठ बोलने में है। एक दिन पहले की बात इसने कितनी आसानी से जुटला दी और ये माजी में भी बहुत पहले कर चुका है। एक तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी पेश नजर रखेगी, फिर जिस तरह इसने धमकियां दी हैं। मसलन एक मरतबा ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कल और कल ही रूलिंग लेंगे, यानी ये सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्टेट कर रहा था। और फिर ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोटेक्शन न दी तो फिर हम प्लान नंबर 2 से स्ट्रेटजी नंबर 2 पर अमल दरामद करेंगे, यानी कोई पुरतशद्दद इकदाम करेंगे, जिसका इशारा इसकी वज़ीर आला ने भी ये कहकर दिया कि हम फिर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स को लेकर जाएंगे। ये बड़ी शदीद और संगीन बात थी, इसका भी नोटिस लिया गया है। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारी बातें हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी और तरफ से थपकी, कोई यकीन दहानी, कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये पीटीआई के जो हल्के हैं ये झूठ फैला रहे हैं, इसलिए एक तासुर बना रहे हैं। और बहरहाल पिछले 3-4 दिनों में इसने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरव्यूज दिए और अपने मीडिया ग्रुप को भी बुलाया, लेकिन इस दौरान जो बातचीत का जो मरकजी महवर था वो धरने से ज्यादा इस्तीफों का मामला था। धरने की बेलमूल मुखालफत की गई और कहा गया कि लोग ना पहले निकले थे ना अब निकलेंगे, इसलिए धरने को गैर मुय्यना मुलतवी रखा जाए। तो गैर मुय्यना तो मुलतवी रखना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, इसके ख्याल में इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये इस तरह की तारीख देकर फिर मामला को बदल देगा, रुख बदल देगा और कहेगा कि हमें आने नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह की बातें करता रहेगा। इस्तीफों के मसले पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पार्टी की अक्सरियत ने इस्तीफे वापस लेने का मुतालबा किया, जिस पर इमरान खान ने उन्हें डांट दिया और कहा कि फिर हम असेंबली जाएंगे। तो तुम्हें याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने पिछली मरतबा क्या कहा था, जब 20 से 14 में इन्होंने इस्तीफे दिए थे और फिर जब वापस लिए थे तो कौमी असम्बली में इनकी आमद पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पूरी तकरीर की थी, जिसके बाद जिसको सुनकर इनके पास कुछ जवाब नहीं था और ये चेहरे अपने छुपा रहे थे। तो इमरान खान ने कहा कि फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अक्सरियत बहरहाल डटी रही कि इस्तीफे वापस लेने चाहिए, लेकिन इमरान खान ने फिर ये मामला इस तरह दरमियानी रास्ता अख्तियार किया कि कोई भी रुकन इस्तीफे की तस्दीक के लिए नहीं जाएगा। अगर इस्तीफे दे दिए हैं तो फिर तस्दीक के लिए क्यों रोका जा रहा है? इसका एक मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जब तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा तो बहुत सारे अरकान, जिनकी तादाद निसफ पे लगभग हो, वो ये कहेंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमने ये कागजात जो है ये सही नहीं है, ये हमारे दस्तखत नहीं है, या ये कि ये हमसे धोखा देकर कागजात पर दस्तखत कराए गए, कुछ भी कहे, लेकिन वो उनका जो क्रक्स होगा वो ये होगा कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इनके 3 या 4 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला किया है, जिसका नतीजा ये होगा
کہ باقی ارکان جو ہے وہ ڈر جائیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ استعفے کی تصدیق یا تردید کے حوالے سے اسپیکر کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد حکومت کی ثواب دید ہوگی کہ اگر وہ مقررہ مدت تک جو رکن تصدیق کے لیے نہیں آئے گا تو اسپیکر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ اس کا نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ اس طرح اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات ہے جو پی ٹی اے کے ارکان قومی اسمبلی کو اور اس کے لیڈروں کو ڈرا رہی ہے، بلکہ اجلاس میں ایک لیڈر نے غالباً شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ہمیں 14 مہینے کی مدت اسمبلی سے باہر رہ کر نہیں گزارنی چاہیے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس فکرے بڑا غور کرے، اس فکرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہیں بھی پتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ 2023 تک چلنی ہے، حکومت کے چلنے کا بھی دعویٰ ہم نہیں کرتے، کئی وہ معاملات دوسرے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ حکومت کو اس طرح نکالا نہیں جا سکتا۔ اب اگر حکومت نکلے گی تو ظاہر ہے کوئی ایسی انٹرونشن ہوگی جس کے بعد کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی، عمران خان کے ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن زیادہ تر گمان یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگلے سال سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الیکشن اتنی جلدی ہونا بھی نہیں ہے۔ اور اسی بات کا پی ٹی آئی والوں کو بھی احساس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم 14 مہینے کی مدت اگر قومی اسمبلی سے باہر رہے تو حالات پھر ہمارے قابو سے بالکل ہی نکل جائیں گے، جو پہلے ہی نکل رہے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کے یوں کہنا چاہیے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہا ہے، اور اس کی یہاں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا وہ سکڑ رہا ہے اور اپنی اصل حجم پر آ رہا ہے، جس کے بعد اس نے وہ کتنے پنکچرز والا 35 پنکچرز والا افسانہ چلایا تھا اور خوب بکا بھی تھا، اور جب 4 حلقے کھولے گئے تو پتہ چلا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنی اصل پوزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی گویا کہ جہاں سے اس کے عروج کا آغاز ہوا تھا یہ وہی واپس پلٹ رہی ہے، اور یہ گویا کہ اپنے سیاسی طور پر ایک فیصلہ کن کردار یا بہت کروشل قسم کے، بہت اہم قسم کے کردار سے محروم ہونے والی ہے۔ اور اس کا مظاہرہ آپ نے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں دیکھ لیا، جہاں سب سے زیادہ تو آزاد امیدوار جیتے، لیکن سیاسی پارٹیوں میں سب سے زیادہ ووٹ جے یو آئی اور اس کے بعد باپ اور اس کے بعد دوسری پارٹی اور پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے۔ پی ٹی آئی سب سے پیچھے رہ جانے والی 2 یا 3 جماعتوں میں ایک ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں مسلم لیگ نون بھی سب سے پیچھے ہے۔ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے وہاں، اور مسلم لیگ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم لیگ نے بلوچستان کو تقریباً 4 سال سے ایک نظر انداز کر رکھا تھا کہ جیسے یہ پاکستان کا صوبہ ہے ہی نہیں، کوئی بلوچستان میں نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی دورہ، نہ کوئی کام، کچھ بھی نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی تو ابھی 6 مہینے پہلے تک بلوچستان کی ایک اہم پارٹی تھی، اور اس کی اتنی ذلت ناک شکست تھی بلدیاتی الیکشن میں ہوئی ہے، یہ ان دعووں کے بعد ہوئی ہے جو ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ برطرفی کے بعد عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ شوٹ کر گئی ہے، بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے اس دعوے کی صداقت آشکار کر دی ہے کہ اس میں 1% بھی صداقت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ دن پہلے پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کچھ حلقوں میں ہوئے تھے جن کی ری پولنگ ہوئی تھی، ری پولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ الیکشن نئے سرے سے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی تقریباً ساری سیٹیں جو ہے وہ جے یو آئی نے جیت لی، پی ٹی آئی کو 1 آدھی ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پختونخوا میں بھی یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مقبولیت عروج پر پہنچ گئی ہے، وہاں بھی معاملہ وہ نہیں ہے جو کہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں تو خیر نظر آ رہا ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، اور مقبولیت کا جو شور ہے اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے، اور عمران خان کا میڈیا سیل ہے جو بہت محنت اور ذہانت اور تسلسل کے ساتھ ایسی ویڈیو چلاتا ہے جیسے پنجاب کے عوام جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہے اور عوام کے عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ان کو واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ سارا یہ دھوکے پر مبنی مہم ہے جس کا حقیقت سے بازاروں میں، میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وقت عمران خان پھنسا ہوا ہے کہ استعفے واپس لے یا نہیں لے۔ فی الحال انہوں نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہفتوں تک یا کچھ دنوں تک، ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ کب تک، لیکن یہ تحریک انصاف کے لوگ باقاعدہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ البتہ کچھ ارکان کے استعفے اس دوران قبول کر لیے جائیں گے جو پی ٹی آئی کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح
लॉन्ग मार्च का भी जो सिलसिला चल रहा है उसमें भी पीटीआई के लोग और पीटीआई से बाहर जो उसके हमदर्द है वो भी इमरान खान को ये मुसलसल मशवरा दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च मत करो, रही सही इज्जत यार रहा साहब भरम वो भी खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि रहा साहब भरम वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि भरम खत्म हो गया जब ये लॉन्ग मार्च इनका बुरी तरह नाकामी का शिकार हुआ। पेशावर के साफियों ने बताया कि जब ये इनका लॉन्ग मार्च वहां पहुंचा है अटक पुल पर, तो इसकी गिनती 15,000 से ज्यादा नहीं थी। ये इन्होंने टीवी पर आकर बताया, और ये वही बात है जो मैंने भी कही थी कि 14 या 15,000 से ज्यादा लोग नहीं है। तो मेरे इस दावे पर थोड़ा सा शक उस वक्त लोगों ने किया जब AFP जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट जारी की, इमरान खान के जुलूस में 20,000 लोग शामिल थे। अब हो सकता है उनका जो अंदाजा वो ज्यादा सही हो, लेकिन मेरे अंदाजे की तस्दीक जो है पेशावर के साफियों की, खास तौर पर उस साफी ने जिसने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया और इमरान खान का मूड खराब हो गया और वो अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर गया। तो मैं अभी अपने इस ख्याल पर कायम हूं कि 14-15 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे और 1,500-2 हजार इस्लामाबाद में थे, और यहाँ इनका फसाद का पूरा मनसूबा था, गन चलाने का पूरा मनसूबा था, जो नाकाम इसलिए हुआ, 2 वजह से नाकाम हुआ। एक तो अटक पुल पर तसादम ही नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने वहां से पुलिस फोर्स हटा ली, तो वहां फिर टारगेट मौजूद ही नहीं था, तो ये किस पर गोली चलाते, खुद ही अपने जुलूस पर कैसे गोली चलाते थे जबकि सामने पुलिस मौजूद ही नहीं थी। इनके प्लानिंग ये थी कि सामने से पुलिस मौजूद होगी, 2-4 गोलियां उनकी तरफ चलाएंगे, 2-4 गोलियां अपने ही जुलूस में चलाएंगे और 4-5 आदमी मारे जाएंगे और ये मेला लग जाएगा। दूसरा इनका प्लान था डी चौक में, जहां गिलगित से शूटर मंगाए गए थे, बड़े स्पीडी किस्म के और बड़े तजर्बाकार किस्म के टेररिस्ट। तो लेकिन वहां ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि हमारी तादाद कम है, आवाम की गिनती भी बहुत कम है और सामने रेंजर्स आ गई है, तो इन पर शूट करने का वहां उन्हें मौका ही नहीं मिला। उन्होंने वहां से राह फरार अख्तियार करने में आफियत जानी और वहां से वो चले गए, क्योंकि प्रोग्राम ये था कि जब लाखों का मजमा होगा तो फिर किसे पता चलेगा कि रेंजर पर गोली किसने चलाई, फौज पर गोली किसने चलाई, क्या होगा। तो फौज तो खैर नहीं आई, लेकिन रेंजर्स आई, और हुआ ये कि लाखों का मजमा नहीं था वहां, तो किसी भी वक्त 1,500-2 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे, और जिसने भी गोली चलानी थी उसने अपनी और अपने साथियों की शामत अमाल को दावत देनी थी। चुनांचे ये बुज़दिल लोग दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात किए बगैर ही वहां से फरार हो गए। हाँ, दरख्तों को और एक स्टेशन को आग लगाकर इन्होंने अपने जी को ठंडा जरूर किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अब अगला लॉन्ग मार्च जब भी होगा, अगर हुआ तो उसमें इससे भी कम लोग आएंगे। अब इमरान खान की एक जिद है, वो समझता है कि नहीं अगली बार में ज्यादा बंदे लेकर आऊंगा। उसके जहन में ये बात आ गई है, और कुछ ये है कि वो उसे ये भी अंदाजा है कि अगर मैंने लॉन्ग मार्च किया ही नहीं, यानी इसका जो आइटम है वो ड्रॉप ही कर दिया, तो फिर जो मेरा वोटर है उसके दिलों में मेरे लिए जो थोड़ी सी जगह है वो भी खत्म हो जाएगी, और इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन होगी, इतनी बड़ी रसवाई होगी कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। चुनांचे वो अपनी इस जिद पर कायम है कि मैं तो लॉन्ग मार्च करूंगा और पहले से ज्यादा बंदे लेकर आऊंगा। लेकिन आप नोट कर लीजिए, जब भी ये लॉन्ग मार्च हुआ, 18 जून को हुआ या 20 जून को हुआ या 25 जून को हुआ, जब भी हुआ, इसकी गिनती 25 मई के लॉन्ग मार्च से भी कम होगी। यानी इसके लिए अब ऑप्शन जो है वो महदूद से महदूद तर होते जा रहे हैं, और उसे पता चल गया है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर सियासत करना पड़ती है तो फिर क्या भाव बिकती है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक ये इजाजत।